लेकिन जाना चाहिए। क्या कर रहे हो फिर वहां जाकर खाना खाने के अलावा? कुछ वॉलंटियर वगैरह करने को मिला नहीं मिल रहा? कहाँ से आए? खुशी से बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। तबीयत खराब चल रही है? क्यों, क्या हुआ तुम्हें? इन्फेक्शन हो गया? तो और खाओ गोलगप्पे, इन्फेक्शन नहीं होंगे। कहाँ से? ये एमसीसी के बाहर वाले से? अभी तू उसे कवर कराइए पढ़ाई, फिर वो तुझे कवर कराएगी पढ़ाई। सही है, तुम्हें तो लॉ में अच्छे नोट्स मिले हुए। भाई टैलेंटेड है मैम की बेटी, 8th क्लास में होकर भी 10th में आ गई। पता नहीं, मैं तो 8th में सुनी थी कुछ टाइम पहले, अब याद नहीं कितना टाइम पहले सुनी थी। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। हर्ष कहाँ रह गया? नहाने ही लग गया क्या? शक्ल से तो लग ही रहा था। पधारो। जय, इसको जगाए रखना। है? आज हर्ष तुमसे बात करते रहे फिर? ऑनलाइन क्लास ऑडिबल विजिबल? जागे हुए हो सारे? पढ़ाई शुरू करते हैं। इससे पहले ऑडिटर लॉ की क्लास भी थी क्या? फिर ऑडिट कब खत्म हो रहा है तुम लोगों का? क्या क्या पढ़ लिया उसमें? पढ़ेंगे। ठीक है, 2 या 3 दिन में हो जाएगा ना? पता है मेरे को। चैप्टर 14 भी ऐसे ही मिलेगा आधा। हो जाएगा इस हफ्ते में तो। नहीं, ये हो जाए फिर सुबह मैं लूँ ना, इसलिए पूछ रही हूँ मैं तो। पूरा दिन नहीं, ये 10 बजे वाले टाइम में 8 बजे शिफ्ट करा दूंगी फिर अपना। आराम से, मैं 6-7 घंटे की टेक्स्ट की क्लास लगवा दे, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? चलो अब पढ़ाई शुरू करें। 11:08 हो गए, मुहूर्त आ गया पढ़ने का। कितनी बात करें, टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग।
सब ठीक ही है वहां पे। ओके, पेज नंबर 25, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। इससे ऊपर का पॉइंट हमने कल की क्लास में कवर कर लिए थे सारे। ये चैप्टर 4 में कवर हो चुका है, ई कॉमर्स। हाँ, समझ गई ना बस। हर्ष, नींद आए ना, अगर उसके साथ बैठ जाइयो। नींद के साथ साथ सब उड़ जाएगा। देख कितनी पॉजिटिविटी भरी हुई है इसके अंदर। केस स्टडी है, हर्ष अब चुप हो जा। केस स्टडी है आईटी डिप्लॉयमेंट इन बैंक। ये केस स्टडी भी है, इसमें खास कुछ नहीं लिखा। अपने काम की चीज पे आ जाओ अब। हाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस। द डिप्लॉयमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस। सीबीएस का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो इम्प्लीमेंटेशन हम लोग किस में करेंगे? स्टेजेस में करेंगे। सीबीएस का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग किस में करने वाले हैं? स्टेजेस में करने वाले हैं। अब इस स्टेजेस के अंदर सीबीएस का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। जब हमने बोला है कि स्टेजेस है, मतलब सीक्वेंस लर्न करनी पड़ेगी। अब देखो स्टेजेस में सीबीएस का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। हम लोग इम्प्लीमेंटेशन प्लान की बात करें, सबसे पहले सीबीएस में प्लानिंग होगी। सबसे पहले वो लोग देखेंगे कि हमें सीबीएस की रिक्वायरमेंट है। एज पर अ प्लान हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? सीबीएस के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल, क्योंकि पैसा कौन देगा? तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी ना। जब टॉप मैनेजमेंट ही तुम्हें सीबीएस का सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए पेमेंट करेगा, तो टॉप मैनेजमेंट से परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अप्रूवल हमें किससे लेना पड़ेगा? टॉप मैनेजमेंट से लेना पड़ेगा। किस चीज के रिगार्डिंग अप्रूवल लेना पड़ेगा? कि हम सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, खरीदें या नहीं। प्लानिंग के स्टेज पे मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखूंगी कि मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। सीबीएस में हमारे पास अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर थे। फ्लेक्स क्यूब, फिन1, याद आ रहा है कुछ? फिनेकल, बैंक्स, बैंकमेट, ये 5 सॉफ्टवेयर के नाम पढ़े थे। सुनकर याद आया कुछ? ये नाम कभी जिंदगी में सुने थे? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इन्हीं के अंदर प्लान करेंगे कि मेरे ऑब्जेक्टिव को कौन से वाला सॉफ्टवेयर पूरा करेगा। फिर प्लानिंग के बाद क्या लेंगे? अप्रूवल। अप्रूवल के बाद मैं सेलेक्ट करूंगी इन 5 में से कोई एक जो मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स को क्या करेगा? पूरा। प्लानिंग में हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को सेट किया था, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अप्रूवल लिया, अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर मैच करेगा उसको देगा। प्लानिंग में मैंने ये देखा, प्लानिंग में हमने ये देखी कि हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ये रिक्वायरमेंट देखी, पर कौन से वाले की जरूरत है ये नहीं देखी। ऐसे तुमने अपने पापा को बोला, पापा फोन की जरूरत है, हाँ या ना? तुम्हें तो नहीं मिलता है, मुझे पता है। अब हाँ या ना के बाद डिसाइड करोगे ना कितने का। हमने क्या किया बाद में? सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद देखो, मानो सिलेक्शन में मैंने सोच लिया कि मुझे बैंक्स वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। अब जब मैंने सॉफ्टवेयर डिसाइड कर लिया, अब यहाँ पे एक चीज आती है कि सॉफ्टवेयर तुम खुद डिजाइन और डेवलप करोगे या सॉफ्टवेयर खरीदोगे। पहले के टाइम पे लोग खुद डिजाइन डेवलप करते थे, पर आज के टाइम पे देखा जाए तो लोग सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं? थर्ड पार्टी से ले लेते हैं, खुद नहीं बनाते। खुद बनाने के लिए तुम्हें पूरी आईटी टीम चाहिए, सारे रिसोर्सेज चाहिए, सारे इक्विपमेंट चाहिए, तो खुद सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता। क्लियर है बात? अब देखो अगला पॉइंट इसके अंदर हमें कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्टिंग। कौन सा अगला पॉइंट इसके अंदर? टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि जब आपने कोई सॉफ्टवेयर ऊपर बना लिया है, तो आईटी में हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि सॉफ्टवेयर को लाइव लेके जाने से पहले, लाइव का मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंट करने से पहले,
उसका क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा करा कि पहले सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया फिर टेस्टिंग किया, तो ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से सॉफ्टवेयर फंक्शनिंग ढंग से नहीं कर रहा। क्लियर है बात? तो टेस्टिंग के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर को हर एक पेज पे टेस्ट करेंगे। मैं भी खाली हेडिंग्स की बात कर रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट किसका था अपने पास में, प्लानिंग। प्लानिंग के बाद अप्रूवल के बाद सिलेक्शन, फिर या तो बनाएंगे या फिर खरीदेंगे, फिर इम्प्लीमेंट, हाँ आईटी टीम करेगी, या तो डिजाइन करेंगे या फिर बनाएंगे। डिजाइन एंड डेवलपमेंट है और परचेज है, खुद ही डिजाइन करके खुद ही बना रहे हैं या फिर मार्केट से जाकर खरीद रहे हैं। फिर अगला पॉइंट कौन सा है, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में सिस्टम को हमने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है MSUA। इस पॉइंट को इस तरीके से ही याद रख लेना, MSUA। क्यों? क्योंकि इसका सीक्वेंस याद रखना मुश्किल है, कि पहले मेंटेनेंस है, फिर सपोर्ट है, फिर अपडेशन है। ऑडिट तो लास्ट में होगी, तो हमें पता है ऑडिट लास्ट में होगी, पर यहाँ पे इन तीन चीजों में प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट होना और अपडेशन होना। बच्चे बोलते हैं पहले अपडेट कर सकते हैं, फिर सपोर्ट कर सकते हैं, फिर मेंटेन कर सकते हैं, बस सीक्वेंस तो यही रहेगी। तो MSUA क्लियर है पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या था इसके अंदर, प्लानिंग। प्लानिंग के बाद हमने क्या किया, अप्रूवल करके, सेलेक्ट करके, फिफ्थ पॉइंट टेस्टिंग, देन MSUA मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। ठीक है, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट MSUA। तो मेंटेनेंस एंड सपोर्ट तो साथ में चलता है, पहले मेंटेन होगा फिर सपोर्ट होगा और लास्ट में ऑडिट होगी, तो बीच में अपना क्या आ गया, अपडेशन। क्लियर है पॉइंट। अब कंटेंट देखें इसका क्या लिखा है, पहला पॉइंट किसका दे रखा है, प्लानिंग का। प्लानिंग में क्या बात लिखेंगे, हमें यहाँ पे प्लान करना है कि हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा CBS, और जो CBS इंप्लीमेंट करोगे वो एज पर ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक होना चाहिए, मतलब बैंक के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमें यहाँ पे क्या प्लान करना है कि मुझे किसकी जरूरत है, CBS की जरूरत है, और जो CBS की जरूरत है वो एज पर बैंक की रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अगला पॉइंट अप्रूवल। क्यों? क्योंकि डिसीजन ऑफ CBS को क्या चाहिए, पैसा, और पैसा कौन देगा, टॉप मैनेजमेंट। तो इसलिए डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज जरूरी। ठीक है, तो पहला पॉइंट पे हमने क्या किया, इसमें प्लानिंग। प्लानिंग के बाद हमने क्या किया, अप्रूवल। अप्रूवल के बाद कौन सा पॉइंट आएगा, सिलेक्शन। अप्रूवल के बाद कौन सा पॉइंट आएगा, सिलेक्शन का पॉइंट आएगा। सिलेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन में पॉइंट लिख के दे रखा है हमारे पास में, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग वेंडर्स है, किसके, CBS के, और हर एक वेंडर CBS में कुछ डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। हमने 5 पॉइंट्स पढ़े थे ना, और इन पांचों की पांचों चीजों में कुछ ना कुछ डिफरेंट हमें मिल रहा था। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है कि हमारे पास मल्टीपल वेंडर्स है CBS के, और हर एक सॉल्यूशन मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है वो अपने आप में क्या है, इसलिए बैंक को सेलेक्ट करना पड़ेगा राइट सॉफ्टवेयर जो स्केलेबल होगा, डिफरेंट इंटरफेस होगा, और चीजों के लिए रेडिली अवेलेबल होगा, और जो मीट करेगा बैंक की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड बिजनेस की। क्या पॉइंट लिखा है सिलेक्शन के अंदर, कि हमारे पास यहाँ पे काम किया है कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मल्टीपल वेंडर्स होंगे, किसके, CBS के, जहाँ पे हर एक वेंडर अपने आप में क्या होगा, डिफरेंट होगा। जहाँ पे वेंडर्स आप सेलेक्ट करोगे राइट सॉल्यूशन, मतलब राइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, राइट सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करोगे, जो सॉफ्टवेयर आपका क्या होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, और जो सॉफ्टवेयर आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा, इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर है पॉइंट।
अगले पॉइंट में क्या लिखा है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। डिजाइन एंड डेवलपमेंट क्या होता है? हमारे पास पुराने जमाने में अर्लियर हम लोग खुद ही डिजाइन करते थे और खुद ही क्या करते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, CBS solution used earlier to be developed in-house by the bank. Currently, CBS को deployment are procured. नेक्स्ट पॉइंट किसका लिखा है इसमें? टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? इन्होंने यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है कि CBS की एक्सटेंसिव टेस्टिंग की जरूरत है बिफोर मेकिंग इट लाइव। टेस्टिंग को आपको डिफरेंट फेजेस पे करना पड़ेगा ऑफ द प्रोक्योरमेंट टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ डेटा माइग्रेशन एंड एंश्योर कि जो भी डेटा है वो करेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। टेस्टिंग में आपको CBS को हर एक फेज पर टेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप सिस्टम की सुटेबिलिटी को चेक कर सको कि वेदर सिस्टम इज सुटेबल और नॉट। अगला पॉइंट कौन सा है? एज पर एग्रीड प्लान आपको सिस्टम को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और लास्ट के 4 पॉइंट कौन से हैं? इन्होंने बोला है मेंटेनेंस करना एज पर रिक्वायरमेंट, सपोर्टिंग सर्विसेज देनी है, अपडेट करना है और ऑडिट इंटरनल और एक्सटर्नल करनी है। अब पॉइंट्स एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ लेंगे, थोड़ा बोरिंग है आगे वाला। इस पॉइंट को सुन लो। सबसे पहले हमने क्या किया था इसमें, प्लानिंग में हमने क्या देखा था? प्लानिंग में हमने ये कहा था कि हम लोगों को CBS खरीदना है, ये हमें प्लान करना है जो कि एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने कौन सा कहा था इसमें, अप्रूवल। हमने कहा था CBS की किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फंड्स की, हेंस अप्रूवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज नेसेसरी। अगला पॉइंट क्या था, सिलेक्शन। आपको CBS, हमारे पास CBS के अलग अलग वेंडर्स हैं और हर एक सॉल्यूशन अपने आप में डिफरेंट है, इसलिए आपको वो CBS सेलेक्ट करना है जो फुलफिल कर रहा है किस चीज को, बैंक की रिक्वायरमेंट्स को। फिर अगला पॉइंट कौन सा है, डिजाइन एंड डेवलप। अर्लियर वी यूज्ड टू डिजाइन इन हाउस, नाउअडेज हम लोग क्या करते हैं, प्रिक्योर करते हैं आउटसाइड। फिर टेस्टिंग है, CBS को तुम्हें टेस्ट करना बिफोर मेकिंग इट लाइव। आपको CBS को टेस्ट कैसे करना है, ऑन ऑल फेजेस, एंश्योर करने के लिए कि सारे काम को फुलफिल करता है या नहीं। बाद में उसे क्या करना है, इम्प्लीमेंट। एज पर प्री डिफाइंड प्लान्स आपको CBS को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको मेंटेन करना है, सपोर्ट करना है, अपडेट करना है और ऑडिट में बोला है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट करानी जरूरी है। क्लियर है बात? अब देखो थोड़ा कुछ ढंग का पढ़ लेते हैं। उसके लिए पेज नंबर 37 पे आओ। आज की क्लास में सेकेंड वाली में होपफुली चैप्टर फिनिश हो जाएगा, होपफुली चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और अगर सेकेंड क्लास में चैप्टर फिनिश नहीं हुआ तो कल अगर पहली कोई क्लास लगेगी तो उसमें फिनिश हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ, 2 चैप्टर पढ़े तो है उसके बाद भी। ऑडिट वाले सर ना मुझसे पहले करा देंगे, मैं टेंशन ले। तो मैं उनकी क्या पढ़ी है? अच्छा, बहुत ही बोलते हैं, मैं तो खुद इरिटेट हो जाती हूँ इनकी क्लास में आधे टाइम। बस उसको कौन सी कहानियां सुनाती रहती है उस टाइम पे, लेकिन पता नहीं ऐसा एक दिन में क्या हो जाता है। मेरी क्लासमेट हुआ करती थी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, हम दोनों आगे बैठते थे, तो उसकी भी सेम स्टोरी थी।
वो अपनी पूरी राम कहानी सुनाती रहती थी और मैं से बैठी रहती थी। एक दिन तो ना हमारे इको वाले सर ना लेट आते थे, मतलब हम लोग को असेंबली अलाउड नहीं होती थी 12th क्लास में, 12th क्लास असेंबली में नहीं जाती थी, पढ़ाई करवाते थे उस टाइम पे। और हमारी इकोनॉमिक्स की फैकल्टी ना विजिटिंग फैकल्टी थी, उसने फिक्स टाइम दे रखा था कि मैं इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में ही आऊंगा। उसके बाद वो एक सेकंड स्कूल में नहीं दिखते थे, क्योंकि वो ना आईएएस वाले बच्चों को इन सबको भी इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, तो वो 2-3 स्कूल्स में से विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे जाते थे। तो फिर वो आते थे ना पढ़ाने के लिए, तो उनके आने से ना मतलब उनका ये होता था कि वो 7:30 बजे आते थे और असेंबली 7 बजे होती थी, तो आधा घंटा हमारी क्लास में ना कंप्यूटर वाली टीचर बैठी रहती थी और तब तक हम लोग ना इकोनॉमिक्स पढ़ते थे बैठ के। तो वो कंप्यूटर वाली टीचर ने एक दिन रुक के पूछ ही लिया कि तुम दिन भर बताती क्या रहती हो इसको, मतलब पूरा आधा घंटा तुम्हारा मुंह बंद ही नहीं होता। उसकी वो मुझे पता है वो मुझे क्या बताते थे, अब मुझे ये समझ जाता कि तुम भी इसको वही बताती है जो वो मुझे बताती है। वो तो मुझे एक एक चैट डिटेल में बताती थी। अब तू बता, तू इसे क्या बताती रहती है? ना मैं पूछना चाहती, मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि वो तो मुझे अपने पूरी एक एक चैट डिटेल में बताती थी, फिर एक मिनट में जाके मैं ही बोल देती थी बस, पर तू इसे क्या बताती है? मेरे को तो उसे बस बोलना पड़ता था, मैंने कहा बहन मैं 3rd क्लास से राखी बांध रही हूँ उसको, अब तो चुप हो जा, बताना आगे, पर तू बता कि तू उसे क्या बताती है? फिर कौन सी कहानी है? क्या पूछती है तुझसे? इसके साथ कोई नहीं बैठेगा, फिर मैं भी देखती हूँ किससे बातें करेगी। फिर उस दिन हमारी टीचर ने भी हमसे यही सवाल किया था कि तुम उसे क्या बताती रहती हो पूरा टाइम, क्योंकि हमारे इको वाले सब बच्चे आधे घंटे में इकोनॉमिक्स पढ़ते थे बैठकर। फिर मैं उसको बोलती थी देख तू ये ग्राफ समझ के है, इस ग्राफ पे फोकस कर। मैम इसी से पूछ लो, ये बता रही है, मैं तो चुप बैठी हूँ पूरे टाइम, आपको पता है। वो बोली मैम बहुत सारी बातें ना इकट्ठी हो जाती हैं। फिर उससे मुझे लास्ट में तो फोन क्यों नहीं खरीद लेती है? 12th में किसके पास फोन होता है? मेरे घर वाले ने तो नहीं दिला रखा था मेरे को। ओहो हो, दुख है तुम्हारे जिंदगी में ये बहुत सारे। चलो अब पढ़ाई करो। हर्ष जाग गया नींद से? सारे बच्चे जाग गए? पानी पी लिया तूने? स्ट्रगल तो हो रही थी ना जागने के लिए। चलो सब ठीक है, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। टॉपिक नंबर 5.4 सीबीएस कोर बिजनेस प्रोसेस। इस टॉपिक में हम लोग बैंक के कोर बिजनेस प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बैंक के हम लोग? चैप्टर 1 याद करो, चैप्टर 1 में हम लोगों ने एचआर, फिक्स्ड एसेट्स, ऐसे बिजनेस प्रोसेस पढ़े थे। याद आ रहा है कुछ? चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स का पॉइंट था, एचआर का पॉइंट था, 1 कहा था पहले भी, 4 कहा था मैंने, गलती से बोल दिया होगा। ठीक है, वे डिसाइड कर लो क्या बोला था, कोई बात नहीं। ठीक है, अब वहां हम लोगों ने एक नॉर्मल कंपनी के पॉइंट्स पढ़े थे, यहाँ हम लोग बैंक के कोर प्रोसेस पढ़ेंगे, जैसे कि कासा अकाउंट ओपन करवाना, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म होता है कासा, पता है?
वेरी गुड। लोन लेना, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना, यहाँ पे कुछ अलग अलग पॉइंट है। जैसे वहां पे रिस्क और कंट्रोल दे रखे थे, यहाँ पे भी हर एक प्रोसेस के रिस्क और कंट्रोल्स हमें दे रखे हैं। क्लियर है बात? अब अगर हम पॉइंट्स को देखें, सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं? कासा। कासा अकाउंट ओपन कैसे करवाते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। ये एक यूजर है जो यूजर बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, ठीक है। दो तरीके हैं अकाउंट ओपन करवाने के। एक तरीका क्या है, उसी में करेंगे, मत टेंशन ले। एक तो क्या है, ऑनलाइन, एक वो बैंक खुद विजिट कर सकता है। अब एक बात सुनना, आज के टाइम पे तुम बैंक विजिट अगर कर भी लो तब भी रिलेशनशिप मैनेजर, जिसको आरएम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो घर पे आके अकाउंट ओपन करते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा पुराना लिखा हुआ है, तो इन्होंने ये बोला है कि या तो तुम बैंक में जाकर अकाउंट ओपन करवाओगे या अकाउंट कैसे ओपन करवाओगे, ऑनलाइन। दोनों ही केस में आपको कौन मिलेगा, एक आरएम, जिसको क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर। ये रिलेशनशिप मैनेजर हम लोगों को क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा। किसके बारे में? अगर करंट अकाउंट खुलवाया या सेविंग अकाउंट खुलवाया, इसके केस में इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, मिनिमम बैलेंस कितना रखना है आपको, इसके केस में ओडी लिमिट कितनी होगी, ओडी पर इंटरेस्ट कितना चार्ज हो सकता है, ऐसी कुछ बातें। मतलब ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई नहीं है, मैंने एग्जांपल दिया है तुम्हें। इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि ये तुम्हें क्या प्रोवाइड करेगा, इन्फॉर्मेशन या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा। अगर मैं एग्री करती हूँ इन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में, क्या करती हूँ, अगर मैं एग्री करती हूँ, तो मेरे एग्री करते ही जो मेरा रिलेशनशिप मैनेजर है वो मुझे क्या बोलेगा कि क्या प्रोवाइड करो, यूजर को क्या कहेगा कि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दो। व्हाट इज केवाईसी, नो योर कस्टमर, हमने कल बात की थी। डॉक्यूमेंट्स इसने मुझसे मांगा और मैंने इसको डॉक्यूमेंट्स क्या कर दिए, प्रोवाइड। अब ये रिलेशनशिप मैनेजर जाएगा क्रेडिट टीम के पास। किसके पास जाएगा, क्रेडिट टीम, या फिर इस टीम को हम लोग रिस्क मैनेजमेंट टीम भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट टीम। ये जो भी टीम है, ये इस टीम को जाके क्या प्रोवाइड करेगा, मेरे केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स। अब इस टीम का काम है यहाँ पे इस चीज को देखना, डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है या नहीं है। कल की क्लास में हमने कहा था ना, हम लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। तो ये किस बात को चेक करेगा कि डॉक्यूमेंट्स जो डिपॉजिट कराए गए हैं वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं या जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, जेन्युइन है, ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी ऐसा नहीं है, तब तक मेरा कासा का अकाउंट हाथों हाथ ओपन हो जाएगा। और वंस योर अकाउंट इज ओपन, यू कैन परफॉर्म ऑल फंक्शन रिलेटिंग टू अकाउंटिंग। ऑल फंक्शन जैसे कि कैश डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, सारे के सारे काम परफॉर्म तुम लोग कर सकते हो। क्लियर है बात? पक्का? रीड करो क्या लिखा है। डन एवरीवन? हो गया रीड? अकाउंट ऐसे ही खुलता है। अब देखो आगे हमें क्या दे रखा है। आगे हमें ना फ्लो चार्ट में बात सेम समझाई हुई है, हमने सेंटेंस में समझ ली, बहुत है हमारे लिए।
अगला पॉइंट दे रखे रिस्क एंड कंट्रोल अराउंड कासा प्रोसेस। कासा प्रोसेस में रिस्क एंड कंट्रोल कौन कौन से होते हैं? पहले दोनों रिस्क सेम लिखे हुए हैं। अब देखो लास्ट पॉइंट से पढ़ना शुरू करते हैं रिस्क एंड कंट्रोल को। इनएक्यूरेट अकाउंटिंग एंट्रीज जनरेटेड इन सीबीएस। सीबीएस में गलत अकाउंटिंग एंट्रीज हो गई है, ये मेरा क्या है? रिस्क है। तो कंट्रोल क्या होगा? अकाउंटिंग एंट्रीज जो जनरेटेड होती है सीबीएस में वो ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटी है जो आपके कस्टमर ने डिमांड करी है, तो आपका सिस्टम पहले से ही उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। मतलब कंट्रोल में ये लगाना है कि सिस्टम को पहले से ही उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को उस हिसाब से करना पड़ेगा। क्लियर है बात? अगला पॉइंट क्या है? अनऑथराइज्ड पर्सनल अप्रूविंग द कासा ट्रांजैक्शन इन सीबीएस। जो पर्सन ऑथराइज्ड नहीं था, अनऑथराइज्ड पर्सन कासा की फैसिलिटी को अप्रूव कर रहा है सिस्टम के अंदर। प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, और जो पर्सन ऑथराइज होगा ट्रांजैक्शन प्रोसेसेस के लिए वही पर्सन क्या करेगा? ऑथराइजेशन देगा। फिर अगला पॉइंट कौन सा लिख के दिया रखा है इसमें? अगला पॉइंट दे रखा है इसके अंदर कि आपने इनएक्यूरेट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रखी है। तो जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली होती है सीबीएस के सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे ये इस तरह का कंट्रोल है कि अगर इनएक्यूरेट काम है तो उसे एक्यूरेट कैसे करो कि सीबीएस लेकर आओ, और ताकि एप्लीकेशन क्या काम करेगी? ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन का काम परफॉर्म करेगी। अगला पॉइंट, कस्टमर मास्टर डिफाइंड इन सीबीएस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद पीडीसी। पीडीसी होता है प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट। जो कस्टमर का मास्टर है सीबीएस के अंदर, कस्टमर मास्टर जिसमें कस्टमर साइड डिटेल्स लिखी हुई है, वो मैच नहीं कर रहा उन सर्टिफिकेट्स के साथ, उन डॉक्यूमेंट के साथ जो कस्टमर ने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। इन्होंने कंट्रोल बहुत ही बकवास लिखा है। यहाँ पे एक्सेस राइट तो कंट्रोल होना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने बोला है चीजें इज नॉट अकॉर्डेंस, तो कंट्रोल होना चाहिए, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस। इन्होंने गलती से ऊपर वाले कंट्रोल को ही कॉपी कर दिया नीचे कि एक्सेस राइट टू ऑथराइज द कस्टमर मास्टर इन सीबीएस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड पर्सन। यहाँ पे एक्सेस राइट वाली तो कोई बात थी ही नहीं। बात समझ में आ रही है? रिस्क का कंट्रोल गलत लिखा हुआ है, पर अपने पास में राइट करने का ऑप्शन नहीं है, तो अपने को जो गलत कंट्रोल का दे रखा है ना, गलत कंट्रोल, वही कंट्रोल क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट लाइन इन सीबीएस इज अनऑथराइज्ड इज नॉट अकॉर्डिंग टू बैंक पॉलिसी। मतलब आपने जो ओडी की लिमिट ली थी, मान के चलो तुम्हें 5 लाख की लिमिट दे दी, ये लिमिट जो थी वो एज पर क्रेडिट लिमिट नहीं थी। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ कितने का लिमिट मिलना चाहिए था? 2 लाख, और ये बैंक की पॉलिसी के अगेंस्ट भी है। तो एक्सेस राइट टू ऑथराइज द क्रेडिट लिमिट जो इन केस ऑफ अकाउंट सेटअप बाय द सिस्टम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड पर्सन। इन्होंने बोला है कि जो लिमिट सेट करेगा वो ऑथराइज्ड पर्सन करेगा, ताकि लिमिट सेट करने में गलती हो ही ना। ऊपर वाला रिस्क सेम लिखा हुआ है। तो हमें कौन कौन से रिस्क पड़े? पहला पॉइंट क्या था? जो क्रेडिट लिमिट सेट कर रहे हैं वो गलत क्रेडिट लिमिट सेट हो गई है। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा था इसके अंदर कि जो आपका मास्टर है वो अकॉर्डिंग टू पीडीसी नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, करंट इनएक्यूरेट इंटरेस्ट चार्ज हो रखा है, अनऑथराइज्ड पर्सन ने अप्रूवल कर रखा है। और लास्ट पॉइंट है आपका इनएक्यूरेट अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज डली हुई है। प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट, जब अकाउंट ओपन करवाते वक्त जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करवाई थी, अकाउंट ओपन करवाते वक्त हम कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं ना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के नाम पे, तो एक तरीके से उसी के लिए वर्ड यूज किया गया ये पीडीसी। अच्छा, मुझे सुनाई दिया पीडीसी क्या है। मैंने थर्ड वाला बता दिया था। एक्चुअली इन्होंने ना कंट्रोल अलग अलग लिखे हुए हैं। हाँ, रोकने के 2 तरीके हैं।
फर्स्ट वाला तरीका ये लिखा है कि क्रेडिट लाइन जो है वो अनऑथराइज सेट कर दी, तो क्रेडिट कमेटी होनी चाहिए एक, जो कमेटी चेक करेगी फाइनेंशियल रेशियो को, कस्टमर के नेटवर्थ को, रिस्क के फैक्टर को, और उसके बेसिस पे क्रेडिट लाइन को सेटअप या ऑफर किया जाएगा, जो मैच करनी चाहिए क्रेडिट रिस्क पॉलिसी के साथ में। क्लियर है पॉइंट? अगला पॉइंट अब देखो कौन सा लिखा हुआ है हमारे पास में, बिजनेस प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है इश्यू करवाने का कार्ड को, फिर एक पार्ट लिखा हुआ है कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना, और एक पार्ट लिख के दे रखा है कार्ड के थ्रू पेमेंट का सेटलमेंट होना। कितने पॉइंट्स दे रखे हमें इसके अंदर? 3। पहला पॉइंट जो हम करने जा रहे हैं वो कौन सा करने जा रहे हैं? क्रेडिट कार्ड का इश्यूएंस का पॉइंट करने जा रहे हैं। अभी क्रेडिट कार्ड का इश्यूएंस का पॉइंट देखो काम कैसे करता है हमारे यहाँ पे। ये एक यूजर होगा, इसे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। किसके लिए अप्लाई करना है? तुम लोग क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करते हो? दो तरीके अप्लाई करने के, या तो वही बात ऑनलाइन अप्लाई करोगे या फिर बैंक में जाकर एप्लीकेशन दोगे। दोनों ही केस में आपको एप्लीकेशन के साथ साथ, दोनों ही केस में क्या होता है बेसिकली, दोनों ही केस के अंदर एक रिलेशनशिप मैनेजर होगा जो आपको एक्सप्लेन करेगा क्या चीज, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कार्ड। टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि बैंक कितना % चार्ज करता है क्रेडिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड की बिल कितने टाइम में हो जानी चाहिए, क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट कब होता है, इन सब चीजों को बताता है। अगर कस्टमर जो है एग्री करता है इन कार्ड की डिटेल के साथ में, क्या करता है, अगर तो रिलेशनशिप मैनेजर तुमसे क्या मांगेगा? केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। फिर ये केवाईसी डॉक्यूमेंट रिलेशनशिप मैनेजर किसको प्रोवाइड करेगा? क्रेडिट टीम को। क्रेडिट टीम इन डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगी? वेरीफाई करेगी, प्लस साथ में आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करेगी। क्या अगर आपको लोन दे भी दिया, क्रेडिट कार्ड दे भी दिया, तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर पाओगे या नहीं, और इसके बेसिस पे फिर आपको कार्ड क्या हो जाता है? इशू होता है। क्रेडिट कार्ड जो है कुछ वर्किंग बिजनेस डेज के अंदर तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा। क्रेडिट कार्ड हमेशा घर पर आता है। क्लियर है? पॉइंट्स को रीड करो क्या लिखा है। रीड हो गया? अगला पॉइंट लिखा है प्रोसेस फ्लो ऑफ क्रेडिट कार्ड। कौन सा लिखा है अगला पॉइंट? पीओएस मशीन पे जब आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हो तो वो कैसे होती है? ये हमारा यूजर है हर्ष। हर्ष गया है डोमिनोज अपने बर्थडे की पार्टी देने। कहाँ लेकर जा रहा है हर्ष हमको पार्टी देने? डोमिनोज। डोमिनोज का जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, और हर्ष का बैंक अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में। अब हर्ष लेकर गया था अपने साथ में अपना, और हर्ष ने हमें पार्टी दी, बिल आया 10,000 रुपए का।
यार इतने बच्चे जाएंगे डोमिनोज में, 10 का खर्चा तो आएगा ना। हर्ष लेके जा रहा है नहीं लेके जा रहा, बर्थडे का बात है। ये सीए बन जाएगी एक अटेम्प्ट में। अगर इसको इतना सुन के किसी का बर्थडे तक याद है ना, मतलब लिटरली मुझे आज तक मेरे हस्बैंड की बर्थडे की डेट याद नहीं है। मैं कंफ्यूज रहती हूँ 30 है या 31 है, एंड वेरी स्मार्टली मैं पता करती हूँ इस डेट को। फिर एक बार मुझे सरप्राइज प्लान करना है, बोले 30 का है, 31 है, 30 31 है। मैं क्या देखना आपके बर्थडे वाले दिन वेडनेसडे तो नहीं है, मेरा फास्ट तो नहीं आ रहा उस दिन। नहीं नहीं नहीं, उसमें फ्राइडे आ रहा है। ठीक है, मैं समझ गई अगले हफ्ते फ्राइडे कौन सी डेट को है। ऐसे निकलवाना पड़ता है। और इसको मतलब सुनते ही पता है। इतनी मेहनत कौन करे, अगला खुद देख के बता देगा ना। मैं जाऊं पहले वॉलेट निकालूं, उसमें से आधार कार्ड देखूं। ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन तो चलते फिरते ही हो जाती है। चल मतलब 27 जुलाई को पार्टी है ना? हाँ, रहेंगे का क्या मतलब है? मॉक टेस्ट नहीं 27 को तुम्हारा? 27 को मॉक टेस्ट है, हम एडवांस में ले लेंगे। तेरे को तो याद होना चाहिए था। आगे पीछे ये कोई नहीं, हम एडवांस में ले लेंगे, एडवांस में। तनिष्क की बाकी है मेरी पार्टी अभी, तुम दोनों मिलके दे देना फिर। ले, तेरा केक कटवा दूंगी मैं क्लास के अंदर। हम अच्छा केक मंगवाएंगे खाने लायक वाला, उसके साथ प्लीज ऐसी हरकतें मत करना। हाँ हाँ। और किसका बर्थडे आ रहा है तुम्हारी क्लास में अभी, ये सेशन खत्म होने से पहले पहले? कब है इसका? अरे ये 10 जुलाई से पहले बताओ किसका बर्थडे आ रहा है। 10 जुलाई से पहले बताओ किसका बर्थडे आ रहा है। किसका आ रहा है वेडनेसडे को? हम थर्सडे सेलिब्रेट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो कोई नहीं। अब हर्ष डोमिनोज लेके गया, बिल कितने का आया हर्ष का? अब बताओ, डोमिनोज का बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, तो डोमिनोज के पास में पीओएस मशीन भी किसकी होगी? आईसीआईसीआई बैंक की। कॉमन सेंस। अब हर्ष ने अपना कार्ड स्वाइप किया, हर्ष ने पिन डाला, पिन डालने के बाद एक सर्कल घूमता है ऑथेंटिकेशन का, देखा है कभी? अब जब सर्कल घूम रहा है ऑथेंटिकेशन का, उस दौरान क्या काम होता है वो देखते हैं। उस दौरान पे ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको भेजेगा? मर्चेंट के बैंक को। किसको भेजेगा? मर्चेंट बैंक को। मर्चेंट का बैंक कौन है? मर्चेंट मतलब सेलर। मर्चेंट का बैंक कौन है? आईसीआईसीआई बैंक। उसको बोलेगा भाई रिक्वेस्ट आई है 10,000 की पेमेंट की, पता करो ये 10,000 की पेमेंट इस कार्ड पे एलिजिबल है भी या? ऐसा तो नहीं कि लिमिट खत्म हो रखी हो कार्ड की, है ना हर्ष? फिर वो किसे भेजेगा रिक्वेस्ट? क्रेडिट कार्ड नेटवर्क कंपनी को। ये कार्ड नेटवर्क कंपनी कौन सी होती है? जैसे वीजा का कार्ड है, मास्टर का कार्ड है, जो कंपनीज इन कार्ड्स को बनाती है ना, वो होते हैं कार्ड नेटवर्क कंपनीज। वो उनको बोलेगा कि ये कार्ड ना तुमने इशू किया था, मान के चलते हैं इसका वीजा का कार्ड है, कि कार्ड तुमने इशू किया था, तो पता लगाओ कि इसमें ये 10,000 की ट्रांजैक्शन अलाउ है या नहीं। ये आगे रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक कौन सा बैंक है हमारा? इशुइंग बैंक। इस बैंक के पास में हर्ष के कार्ड की सारी डिटेल होगी,
फिर वो बताएगा कि 10,000 के कार्ड जो है वो अप्रूवल देना है या तो ये अप्रूवल देगा या ये रिजेक्ट करेगा, या तो ये अप्रूवल देगा या ये रिजेक्ट, या तो अप्रूवल देगा या ये रिजेक्ट, और ऐसे करके बात इसके पास आ जाएगी। ये सारा काम हुआ 15 से 30 सेकंड में, जितनी देर में वो सर्कल घूमता है। फिर अगर अप्रूवल दे दी, क्या दे दी अगर, तो प्रिंट क्या हो जाएगी, एक प्रिंट स्लिप का ऑप्शन आता है ना, और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आई हर्ष? अब पार्टी देगा तब पता चलेगी 27 जुलाई को, ठीक है। मॉक टेस्ट का टाइम क्या होता है तुम्हारा? 1:45 से लेके 5 बजे तक, ठीक है। रीड करो। दस मिनट की बात है, कोई बात नहीं। तीस को दे दियो, क्यों दिक्कत नहीं है मेरे को। रीड हो गया। समझ में आ गई पूरी राम कहानी? मतलब जितनी देर में 15 सेकंड के लिए वो सर्कल घूमता है, 15 सेकंड में इतना बड़ा प्रोसेस कंप्लीट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो अगला पॉइंट कौन सा है इसके अंदर। अगला पॉइंट इसके अंदर दे रखा है हमारे पास में सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब कार्ड की पेमेंट, है ना। सेटलमेंट के पॉइंट में क्या आएगा, ये है हमारा मर्चेंट। मैम आप कहां से आ रहे हैं? आओ। ये हमारा है मर्चेंट। मर्चेंट के पास में, और ये है हमारा मर्चेंट का बैंक। मर्चेंट का बैंक मर्चेंट को पेमेंट करेगा, कितने ही करेगा, 10,000 रुपीज की माइनस मर्चेंट फीस। लेकिन उससे पहले मर्चेंट इस बैंक को लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस देगा कि ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस मेरे साथ हो रखी है क्रेडिट कार्ड की। उस लिस्ट के बेसिस पे मर्चेंट का बैंक क्या करेगा, मर्चेंट को पेमेंट देगा। अभी हमने एक ही पेमेंट की बात की 10,000, उसमें से क्या माइनस करके देगा, मर्चेंट फीस। मतलब मर्चेंट के पास, डोमिनोज के पास में पूरे 10,000 रुपए नहीं आएंगे, 10,000 माइनस मर्चेंट चार्जेस। क्यों? क्योंकि 10,000 बैंक ने अपनी जेब से दिए हैं, डोमिनोज को वो कस्टमर देकर बैंक ने कहां से पेमेंट करी है, एक तरीके से बैंक ने तुम्हें लोन दिया है। यहाँ पे क्या लगेगा, तुम्हारा ट्रांजैक्शन फीस लगेगी। क्लियर है? अब मर्चेंट का ये जो बैंक है ये प्रोवाइड करेगा लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। किसको देगा, कार्ड नेटवर्क कंपनी को। कार्ड नेटवर्क कंपनी फर्दर इस लिस्ट को प्रोवाइड करेगा इशूइंग बैंक को। अब इशूइंग बैंक डायरेक्टली इसे पेमेंट करेगा। कितनी पेमेंट करेगा,
10,000 रुपये माइनस इंटर चेंज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग चार्जेस। क्लियर है? फिर यहां पे आ जाएगा यूजर, और मंथ एंड होने पर ये यूजर को क्या सेंड करेगा? बिल, जिसकी यूजर या तो मंथली पेमेंट करेगा, मतलब पेमेंट कर देगा, और यहाँ पे अगर आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगेंगे, चार्जेस भी लग जाएंगे। हमने क्या पॉइंट बोला इसमें? मर्चेंट को कौन पैसे देगा? मर्चेंट का बैंक हाथों हाथ दे देगा 1 या 2 दिन में, क्योंकि आपको पेमेंट हाथों हाथ मिल रहा है, इसलिए वो क्या काट के देगा? मर्चेंट फीस। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मर्चेंट का बैंक किसको प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन? कार्ड नेटवर्क कंपनी को, और कार्ड नेटवर्क कंपनी आगे किसको प्रोवाइड करेगा? इशुइंग बैंक को। क्लियर है? और इशुइंग बैंक किसको पेमेंट करेगी? मर्चेंट के बैंक को। लेकिन इशुइंग बैंक खुद कब पेमेंट लेगी? मंथ एंड आने पर। क्लियर है? रीड करो क्या लिखा हुआ है। बस बस हो गई क्लास खत्म। वो डिपेंड, इनकी ना हर परसेंटेज फिक्स करी हुई है। अब देखो रिस्क एंड कंट्रोल वैसे ही लिखे हुए। क्रेडिट लाइन सेटअप वाला पॉइंट हो गया, एक मास्टर का अकाउंट वाला पॉइंट हो गया, अनऑथराइज लाइन वाला पॉइंट हो गया। तो इसमें से एक बार देख लेना, ठीक है? अगली क्लास में आएंगे मॉर्टगेज का बिजनेस प्रोसेस पढ़ेंगे। क्लियर है बात? सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ऑनलाइन क्लास, एनी डाउट?